नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जीएसटी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान। वन नेशन वन टैक्स से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था। कई महीनों से नहीं बुलाई गई सामान्य सभा। कांग्रेस का आरोप, जनता के मुद्दों से भाग रही बीजेपी। बिलासपुर में कानफोड़ू डीजे और खतरनाक लेजर लाइट से स्वास्थ्य पर संकट। एक्ट का उल्लंघन, कार्रवाई नदारद। धान खरीदी की तैयारी तेज। अक्टूबर में जुटेगा सामान। सहकारी सोसाइटी की बैठक जल्द। शासन के निर्देश का इंतजार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जीएसटी काउंसिल के फैसले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति से देश में जीएसटी लागू हुआ, जिसने न केवल टैक्स व्यवस्था को सरल बनाया बल्कि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती भी दी। साव ने कहा कि जीएसटी का मूल मंत्र एक राष्ट्र एक कर है और यही भारत के आर्थिक भविष्य की मजबूत नींव साबित हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण साव ने विस्तार से बताया कि 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जीएसटी लागू किया था। दरअसल इसकी पहल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सेस लगाए जाते थे। इस वजह से एक के ऊपर एक टैक्स लगने से महंगाई और जटिलता दोनों बढ़ जाती थी। वन नेशन वन टैक्स लागू होने के बाद इस टैक्स बोझ से राहत मिली और व्यवस्था सरल हुई। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति और सभी राज्यों की सहमति से इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था और अब 8 साल बाद बहुत बड़ी राहत, 140 करोड़ लोगों को सीधा लाभ 22 सितंबर से मिलने वाला है, जब जीएसटी के 2 स्लैब किए गए और अनेक वर्गों को जीएसटी में राहत मिली। डिप्टी सीएम ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि 2017 से अब तक सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं, जिसमें हर राज्य के वित्त मंत्री शामिल रहते हैं। आज देश भर में 85 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर जीएसटी से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसान उपकरण, पनीर, कॉफी, किताबें और दैनिक उपयोग की चीजों पर टैक्स घटाकर आम जनता को सीधी राहत दी गई है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जीएसटी न सिर्फ वर्तमान अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि 2047 तक भारत निर्माण की ठोस नींव साबित होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समानता के अधिकार के उल्लंघन के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि प्रशासन किसी भी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच नहीं कर सकता यदि यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण हो और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हो। यह निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने दिया। मामले की शुरुआत तब हुई जब जिला महासमुंद के पुलिस विभाग ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 3 पुलिस कर्मियों अलेक्सियुस मिंज, दीपक विदानी और नरेंद्र यादव को बर्खास्त कर दिया। इन पुलिस कर्मियों ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी, जिस पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने तीनों को बहाल करने का आदेश दिया, जबकि मिंज और विदानी को तत्काल ज्वाइनिंग दे दी गई। नरेंद्र यादव को ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जिसके कारण उन्होंने
अवमानना याचिका दायर की। पुलिस विभाग की रीट अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि विभाग ने दुर्भावनावश यादव को ज्वाइनिंग नहीं दी और उनके खिलाफ किसी भी विभागीय जांच प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने नरेंद्र यादव को तत्काल ज्वाइनिंग देने का भी आदेश दिया। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से जुड़े एक वैवाहिक विवाद में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पति को तलाक की अनुमति दे दी है। दरअसल एससीसीएल में माइनिंग सरदार के पद पर कार्यरत युवक की शादी 11 फरवरी 2010 को हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद विवाद गहराया और 2011 से पत्नी पति से अलग रह रही थी। इस दौरान पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा व भरण पोषण के कई केस दर्ज कराए। वहीं पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने वैवाहिक दायित्व निभाने से इनकार कर दिया और परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया। पति ने 2015 में तलाक की अर्जी लगाई थी, जिसे 2017 में फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर अपील पर जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्नी लंबे समय से अलग रह रही है और इस बीच उसने कई केस भी दर्ज किए हैं, जिससे पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं बची है। कोर्ट ने इसे पति के प्रति क्रूरता मानते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त किया और पति को तलाक की डिक्री प्रदान कर दी। साथ ही पत्नी को बेटी के भरण पोषण के लिए 15 लाख रुपए का अस्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया है। अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आगजनी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अस्पताल स्टाफ और मरीजों को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना था। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर सेम्युअल नाथ के निर्देशन में फायर स्टेशन बिलासपुर और एसडीआरएफ परसदा की टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों, सिक्योरिटी स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को आग से बचाव के विभिन्न तरीकों का अभ्यास कराया। इस दौरान उन्हें फायर ट्रायंगल, आग के प्रकार, फायर एक्सटिंग्विशर के उपयोग और धुएं से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। जो एलपीजी होता है वो काफ़ी ज्वलनशील गैस होती है, तब उसके लिए ये है कि आपको खुद पहले से सावधान रहना होगा। आपको कोई किसी प्रकार की अगर अग्नि दुर्घटना होती है तो उसके लिए आपको पहले से अगर जानकारी रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध रहता है कि अग्नि के बारे में जितना जानकारी आप ले सके उतना अच्छा है। कभी भी मॉक ड्रिल अगर हो तो अगर आपके लिए संभव हो तो उसमें शामिल होइए, क्योंकि जानकारी ही बचाव होती है। अगर कहीं भी ऐसी कोई बड़ी रिहायशी इलाके हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक आध बार मॉक ड्रिल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जाके आपको पूरी एक मॉक ड्रिल करके दिखाएगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम में कई महीनों से सामान्य सभा की बैठक नहीं होने के कारण शहरवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सामान्य सभा का न होना पानी की किल्लत, बिजली की समस्या और सड़कों की खराब स्थिति जैसे जनहित के मुद्दों पर कोई ठोस चर्चा या समाधान नहीं होने दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में आम लोगों की समस्याओं का समाधान न होने से जनता में गहरी नाराजगी है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पिछले सामान्य सभा में 1086 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, जिसमें शिक्षा हब और जल संकट जैसी दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी। निगम आयुक्त अमित कुमार ने इस मुद्दे पर कहा कि अगली सामान्य सभा के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है। निगम यहाँ पर नहीं करा है, क्या कुछ देखते हो क्या होना चाहिए? नगर निगम बिलासपुर में टोटल अधिकारी राज है। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर अधिकारी सम्मान नहीं करते। जो अधिकार जनप्रतिनिधि का है, संवैधानिक अधिकार को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, चाहे पहले का कार्यकाल हो चाहे आज के वर्तमान का कार्यकाल हो।
लगातार देखने में ये आता है कि सामान्य सभा का बैठक आहूत करने का जिम्मेदारी सभापति को होता है और सभापति नहीं बुलाता है सामान्य सभा बैठक तो महापौर बुलाता है और महापौर नहीं बुलाता है, उसी स्थिति में आयुक्त बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है, सभापति भी सामान्य सभा बुलाने के लिए तैयार है, पत्र लिखते हैं, महापौर भी लगातार पत्र लिखते हैं, लेकिन जो बैठा हुआ यहाँ का अधिकारी है वो ऐसा हठधर्मिता करके बैठे हैं, जब उनकी मर्जी होगी तभी सामान्य सभा बैठक होगा। जीते हुए 70 जनप्रतिनिधियों का कोई औचित्य नहीं है, महापौर का कोई औचित्य नहीं है और जनता के हित में ध्यान देने वाला कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। इसलिए बिलासपुर एक ऐसे दिशा में जा रहा है कि भर्राशाही रवैया है और अधिकारियों के अधीन है। अधिकारी जैसा मर्जी जैसा चाहें वैसा वर्तमान में कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मेरा अपना अनुभव है और आज का वर्तमान 7 माह का अनुभव है कि हमारे जीते हुए पार्षद, जीते हुए सभापति, जीते हुए महापौर के द्वारा सामान्य सभा बुलाने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बैठक आहूत नहीं की जाती है। होगी सामान्य सभा या किस तरीके से क्या होगा इसमें, क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। इसमें अप्रैल माह में लास्ट सामान्य सभा हुई थी, जिसको बीते हुए अभी 3-3.5 महीना हुआ है। अगले सामान्य सभा के लिए अभी एजेंडा हमारे पास आ रहे हैं और इसमें कुछ बड़े सैंक्शन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका दर अनुमोदन भी होना है। तो ये सारे को देखते हुए जब हमारे पास फाइल्स पर्याप्त रेडी हो जाएंगी, प्लस जैसा एक डिस्कशन होने के बाद निकल के आएगा, वैसे सामान्य सभा जल्द से जल्द कराया जाएगी। अधिकारी के मुताबिक बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य सभा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी, ताकि शहर की समस्याओं पर ठोस कदम उठाए जा सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में ग्रैंड न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सिविल लाइन पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करते हुए छोटा हाथी वाहन समेत पूरा साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से 4 बेस बॉक्स, 4 टॉप बॉक्स और 2 एम्पलीफायर भी जब्त किए हैं। सिम्स अस्पताल के पास भी डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई, जबकि पहले भी चेतावनी के बावजूद आदेश तोड़कर धड़ल्ले से डीजे बजाया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि ग्रैंड न्यूज ने कल ही कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की गई। बहतराई स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन अवसर पर अरुण साव ने कहा, खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर कुछ नया सीखता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। बस्तर ओलंपिक की तरह अब सरगुजा ओलंपिक भी शुरू किया जाएगा। साथ ही बंद पड़े राज्य अलंकरण सम्मान को भी फिर से शुरू किया गया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश के नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत और शुभकामनाएं देता हूं। खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, और इसलिए खेल के मैदान में और खेलना ये अपने आप में बड़ी बात। अजीत नगरा जी का मार्गदर्शन, हमारे अन्य कोच लोगों का मार्गदर्शन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सानिध्य आप सबको मिला है। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपकी खेल प्रतिभा में निखार आएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी मौजूद रहीं। प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से आए करीब 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 17 खेलों की 138 विधाओं में बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिनांक 5 से 7 सितंबर तक ये राज्य स्तरीय आयोजन आयोजित है। जिला प्रशासन के सहयोग से प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें से 1148 खिलाड़ी
80 के आसपास कोच, 165 के आसपास ऑफिसर इस आयोजन में प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार हुए। समारोह में कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, ओलंपिक अजित लकड़ा सहित एथलेटिक्स संघ और जिला प्रशासन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में डीजे संचालक लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कान फोड़ डीजे और खतरनाक लेजर लाइट्स के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा कर रहे हैं। जहां ईद मिलादुन नबी के मौके पर डीजे की तेज आवाज से परेशानियां हुई, वहीं गणेश विसर्जन के दौरान भी वही हालात फिर से देखने को मिल गया। डीजे संचालकों को न तो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है और न ही वे कानूनी नियमों का पालन कर रहे हैं। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई केवल दिखावा बनकर रह गई है। इस तरह के मामलों में कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसे पूरी तरह से रोकेगा कौन? क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या फिर लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे? तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केकती में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग डीजे जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां प्रतिबंध के बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिबंधित डीजे को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस दौरान संबंधित धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जैसा कि हमारे कलेक्टर साहब और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में और सब डिवीजन में SDM साहब और हम लोगों के द्वारा जितने डीजे संचालक है और गणेश समिति सबकी बैठक लेके ये अवगत कराया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गणेश विसर्जन एवं अन्य कार्यक्रमों में डीजे वाहन का उपयोग करना पुनः प्रतिबंधित रहेगा और सीमित आवाज़ में SDM महोदय की अनुमति के द्वारा ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित किया गया था। जिसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर और रात्रि में गणेश विसर्जन करते हुए पाए जाने पर कल थाने के पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा चेक करके ग्राम पंचबहरा, केकती, बीजा इन 3 जगहों से डीजे के वाहन जो मुंगेली जिले से आए हुए थे और एक पाली जूनापारा का था, 3 डीजे संचालकों का वाहन जब्त करके कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और आगे भी ये डीजे वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। रतनपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी लूट की खबर सामने आई है। भरारी निवासी राम नारायण ताम्रकार दिन दहाड़े बदमाशों का शिकार हो गए। शनिवार दोपहर भारतीय स्टेट बैंक लखराम से 50,000 रुपए निकालकर लौट रहे राम नारायण से बाइक सवार लुटेरों ने नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना सरवन देवरी स्थित देशी शराब दुकान के पास हुई। बदमाशों ने पता पूछने के बहाने राम नारायण की बाइक रुकवाई और मौका पाकर हैंडल से रुपयों से भरा बैग झपट लिया। अचानक हुई वारदात से राम नारायण घबरा कर रह गए। सूचना मिलते ही रतनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि लुटेरों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में यह भी संभावना जताई जा रही है कि बदमाश पहले से पीछा कर रहे थे या फिर मौके का फायदा उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं जा रहा था तो मेरे से गाड़ी कम करवाए, बोले भैया सरवन देवी के रास्ता बता दो। कितना चोरी हुआ आपके वहाँ? 50,000। अच्छा। तो जैसे मैं गाड़ी की स्पीड कम किया हूँ, मैं गाड़ी के बैग से थैला को निकाल के ले गया। कहाँ से हैं आप? मैं भरारी से। अच्छा, पैसा कहाँ से निकाल के जा रहे थे? नहीं, SBI लखराम से। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स,
बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भर की प्राथमिक कृषि साख समितियों, सोसाइटी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि खरीदी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। धान खरीदी से पहले 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच सभी जरूरी सामग्री जैसे तिरपाल, तोल मशीन, बोरा जैसी चीजें सोसाइटियों में पहुंचा दिए जाएंगे। इसके लिए जिला सहकारी बैंक की ओर से शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी और अंतिम रूप से जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। हालांकि अब तक शासन की ओर से धान खरीदी को लेकर कोई औपचारिक निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला सहकारी समितियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं। पिछली बार खरीदी के दौरान ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, जिससे व्यवस्था प्रभावित हुई थी। इस बार सरकार पहले से ही इन समस्याओं से निपटने की रणनीति बना रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि धान खरीदी का यह सीजन बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न हो और किसानों को समय पर भुगतान मिले। इसके लिए संबंधित विभागों को जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। धान खरीदी हमारा अभी डेट फिक्स नहीं आया है कि 1 नवंबर है या 15 नवंबर, शासन द्वारा फिक्स किया जाता है। उसकी तैयारी जो सिस्टम लगना है और जो ह्यूमन्स पावर है, ये सब ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है। उसकी साफ़ सफाई और फर्श साफ़ सफाई, बाकी सेफ्टी के लिए जो धान के लिए, ये सब अक्टूबर में हमारा तरफ पूरी तैयारी कर ली जाती है। ये समिति ऑपरेटर और शासन के बीच का मामला था। इसमें उनकी कुछ डिमांड थी समिति लेवल की, तो वो कुछ पूरी कर गई थी, इसलिए पिछले बार हो गया था। इस बार अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में भर्ती परीक्षा रविवार को की गई। दरअसल यह परीक्षा 2 साल पुरानी है, इसे 2023 में ही हो जाना था। तब आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर को शुरू हुई थी। व्यापम द्वारा 398 पदों के लिए परीक्षा ली जानी थी। इसी दौरान विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई। इसके बाद लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरे 1.5 साल तक टलती रही। आखिरकार इस साल जनवरी में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में भर्ती के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन 2 साल बाद 7 सितंबर को किया गया। लंबा इंतजार करते बहुत से आवेदक इसे भुला बैठे। बहुतों को समय पर जानकारी ही नहीं हो सकी। नतीजा, बिलासपुर समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में बनाए गए केंद्रों में उपस्थिति बेहद निराशाजनक रही। जिले के 33 परीक्षा केंद्रों में 9,628 पंजीकृत में से केवल 881 यानी मात्र 15% उम्मीदवार उपस्थित रहे। उम्मीदवारों ने कहा वे उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी जानकारी लगी। पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी प्रतिक्रिया दी। कार्यालय सहायक, सहायक प्रबंधक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक जैसे पदों को रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में भरे जाएंगे। नहीं, प्रॉपर टाइम मिला, उसमें प्रॉपर टाइम में कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रॉपर टाइम मिला, अच्छा था पेपर और बहुत अच्छा लगा एग्जाम में। मुझे थोड़ा सा मैथ्स में लगा और बाकी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। पितरों के श्राद्ध और तर्पण का पवित्र पक्ष इस बार बेहद खास होने वाला है। काशी पंचांग के अनुसार 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष और खगोल विज्ञानियों के मुताबिक लगभग 100 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है, जब पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक ही पक्ष में पड़ रहे हैं। 7 सितंबर की रात 9:57 से खग्रास चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, जो रात 1:27 तक रहेगा। इसका सूतक दूसरे दिन दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान श्राद्ध कर्म वर्जित नहीं होते, लेकिन तर्पण और कर्म कांड सूतक लगने से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। यह ग्रहण पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र और कुंभ राशि में लग रहा है, जिसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व माना जा रहा है। वहीं 21 सितंबर को पितृ विसर्जन के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक प्रभाव देश में नहीं माना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लगने वाले ग्रहण शुभ अशुभ फलों को और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं।
आज जो ग्रहण है 9:57 से चालू होकर 11:41 तक का ग्रहण रहेगा। ग्रहण काल जो है रात को मध्य रात्रि तक 1:27 तक का रहेगा। और जो हमारा जो सूतक काल है, सूतक काल में कहा जाता है पूजा पाठ वर्जित रहता है, मूर्ति पूजा, ये खाना पीना जो पारंपरिक खाना पीना है ये सब वर्जित रहता है। वो अभी 12:57 से शुरू हो जाएगा जो ग्रहण काल तक का रहेगा जी। इसमें पारंपरिक जो है खाना पीना से बचते हैं। और ये जो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो 122 वर्षों के बाद ऐसा चंद्र ग्रहण जो लग रहा है जो पूर्ण रूप से जो लाल दिखाई देगा। जो ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस खग्रास चंद्र ग्रहण से नेत्र रोगों की वृद्धि, अग्निकांड, दूध घी की कमी, चोरी डकैती और अर्थव्यवस्था में कमजोरी जैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। रविवार को ग्रहण होने से वर्ष मध्यम रहेगा और धान्य का संग्रह करना उचित होगा। ब्रांड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।